क्रैक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हम कभी भी किसी एग्जाम को जब हमें क्रैक करना होता है तो हमें उसके सिलेबस को समझना बड़ा जरूरी है। सिलेबस के साथ साथ कौन कौन सी बुक्स उसमें बहुत मददगार होंगी ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप अपना टाइम मैनेजमेंट और अपनी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट कर पाएंगे और आप इस कठिन बैटल में, जहां 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे होते हैं और मात्र 12,000 लोग मेंस में जा रहे होते हैं, वो आप उन विजेताओं में शामिल हो पाएंगे, उन जीतने वालों में शामिल हो पाएंगे। और उसके लिए आपको माइक्रो लेवल एनालिसिस एंड माइक्रो लेवल स्ट्रैटेजी की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने जा रही है, और उसको बनाने में मैं उजांक आपकी लगातार मदद करता रहूंगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करता रहूंगा, प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझाने की मदद करता रहूंगा, ताकि आप भी विजेता बनकर अपने पेरेंट्स को एक ऐसा उपहार दे सकें जो आपकी सफलता का उपहार हो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले, और सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं कि सिलेबस होता क्या है। पाठ्यक्रम। सबसे पहले सिलेबस कहते किसको हैं? सिलेबस जो चीज होती है वो होती है आपके और यूपीएससी यानी जो एग्जाम लेने वाली बॉडी है उसके बीच में कम्युनिकेशन क्या है। वो एग्जाम लेने वाली बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम लोग कहते हैं, और वो बेसिकली संघ लोक सेवा आयोग, वो बेसिकली आपसे एक व्यक्तित्व चाहती है, ऑफिसर चाहती है जो आने वाले समय में भारत की गवर्नेंस का पार्ट बने, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले। और ऐसी कंडीशन में वो कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके सामने रखते हैं जो एक व्यक्ति को बनाने में बहुत मददगार होते हैं। प्रीलिम्स का स्टेज जो होता है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टेज होता है। मेंस का स्टेज जो होता है उसको हम लोग बेसिकली डिलीवरी स्टेज कहते हैं, जहां आप जो जानते हैं उसको अभिव्यक्त किस रूप में कर रहे हैं, इसको हम लोग मेंस कहते हैं, लिखित रूप में। और जो इंटरव्यू होता है वो बेसिकली आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आपने जब किसी चीज को पढ़ा, ये हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं और ढेर सारे लोग पढ़ रहे हैं, उस पढ़े हुए में सही रूप से पढ़ना, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? पढ़ी गई चीज को सही रूप में पढ़ना और सही रूप में समझना ही कॉन्सेप्ट कहलाता है। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट। पढ़ने को आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, पढ़कर निकल गए, समझा नहीं, सही रूप में पढ़ा नहीं, पढ़कर खुद को परखा नहीं, तो वो कभी कॉन्सेप्ट नहीं। तो कॉन्सेप्ट की परिभाषा सिंपली ये होती है। अब चलिए देखते हैं कि जो यूपीएससी है वो आपसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। कई बार हम सिर्फ याद कर लेते हैं, ये क्यों रखा गया ये हम समझ नहीं पाते। अगर आप ये समझ जाएंगे आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, राइट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसको हम लोग करंट अफेयर्स बोलते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं क्या होती हैं? एक राष्ट्र के रूप में भारत पूरी दुनिया का हिस्सा है, हम एक ओपन इकोनॉमी का हिस्सा है। हम वर्षों से, प्राचीन समय में ही देशों के साथ हमारे संबंध रहे, ट्रेड रहे। भारत की घटनाएं पूरे विश्व को और विश्व की घटनाएं भारत को प्रभावित करती हैं। हर वो घटना आपको नहीं पढ़नी है जो पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन हर वो घटना राष्ट्र के रूप में भारत में जो कुछ भी चीज हो रही है जिससे भारत प्रभावित हो सकता है, विश्व में कहीं भी हो रहा है, वो चीज आपको जानकारी लेनी है। क्योंकि ये एक चीज बताता है कि जो एज ए स्टूडेंट आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ स्टडी रखते हैं या नहीं रखते हैं। पूरे विश्व में वो घटनाएं जिसमें भारत और भारत के हित प्रभावित हो रहे हो, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना एक अधिकारी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो ऑफिसर इनकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लेकर आता है। दूसरा होता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कई बार स्टूडेंट सोचता होगा कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हमें ये चीज क्यों पढ़ाई जा रही है? बेसिकली होता क्या है कि भारत ने जो एक बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट करके अंग्रेजों से आजादी हासिल की है, जो आजादी हमें मिली है, उसके पीछे हमने अपने समाज, अपनी राजनीति, अर्थव्यवस्था, इनमें बहुत बदलाव किए हैं। हमारे सांस्कृतिक, हमारे कल्चरल मूल्यों में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक राष्ट्र जो होता है अचानक से कहीं बाहर से टपक के नहीं आया है। राष्ट्र डेवलप होता है, राष्ट्र विकसित होता है, राष्ट्र का समाज विकसित होता है, राष्ट्र की संस्कृति विकसित होती है, मूल्य विकसित होते हैं, और ये सततता होती है। आज से 10 साल पहले आज के मूल्य अलग हैं, आज से 10 साल बाद के मूल्य अलग होंगे। और अगर आपको किसी समाज को समझना है, उसकी समस्याओं को समझना है, तो आपको वो बदलाव पता होने बहुत जरूरी है। जैसे भारत में बहुत सी चीजों का जो बेस है वो वहां से निकल कर आता है। जैसे हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब गांधी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वहां हमें एक समझ में आ रहा है कि भारत की समस्याओं का समाधान एक जन आंदोलन क्रिएट करके हो सकता है। अब उस समय गांधी जी ने क्या किया? दुबला पतला एक व्यक्ति, सामने अंग्रेजों की एक फौज, लेकिन जनमानस को इकट्ठा कर लिया।
उनके अंदर आजादी के महत्व के बारे में बात की, अहिंसा के महत्व के बारे में बात की। जनमानस को एक जैसा लगने लगा, एक ऐसी चीज के बारे में जो कोई भी कर सकता था। विदेशी कपड़ों को छोड़ देना, सूती काट लेना, जो नहीं भी आंदोलन में जा रहा वो ये चीजें कर सकता है। कम से कम जनमानस में ये चेतना आनी शुरू। क्या हुआ, एक बहुत बड़ी समस्या जो ब्रिटिश राज था उसका हम सामना करने में सक्षम हो पाए। तो आज क्या भारत के सम्मुख समस्याएं नहीं है? अशिक्षा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, पीने का पानी नहीं है, गरीबी है, सर पर छत नहीं है। तो क्या केवल सरकारें ही इनका समाधान दे सकती हैं? कभी नहीं। भारत जैसे बड़े और विविध राष्ट्र में केवल सरकारों के बस का नहीं है यह समाधान दे पाना। शिक्षा की बात करता हूं। आज आपको पता है कि अच्छे शिक्षकों की सरकारी स्कूलों में कमी है और हमारे गांव देहात के बच्चे अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे, यह आप सबको पता होगा। लेकिन भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 60 या 65 के बाद रिटायर हो जाते हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायरमेंट के बाद वो अपना जीवन की भाई हमने बहुत काम कर लिया, फलाना कर लिया। क्या अगर इन लोगों का एक समूह बनाया जाए, एक जन समूह बनाया जाए, जहां पर ये एक एक दो दो दिन, तीन तीन दिन जाकर सरकारी स्कूलों में शिक्षण का कार्य कर सके, फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों से मिल सकें। किसी के बच्चे विदेश में रह रहे हैं, अकेला जीवन जी रहे हैं, तो अगर उन बच्चों से उन्हें प्यार मिलता, कोई उनको दादाजी कहेगा, कोई उनको अंकल कहेगा, तो उनको भी खुशी होगी। और जो उन्होंने जीवन भर सीखा है अपने खाली समय में, जो आज रिटायर हो चुके हैं, वो उन्होंने बच्चों को दे दिया। अगर सोचिए ऐसे लोगों की संख्या 1 लाख है भारत में, ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर 1 लाख लोग यही काम कर रहे हो तो अंदाजा लगाइए कि अचानक से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में 1 लाख शिक्षकों की जो कमी थी, अच्छे शिक्षकों की कमी थी, वो पूरी हो जाएगी और इनकी शिक्षा में बहुत परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि वो एक शिक्षक जो है वो सैलरी पाने के लिए काम कर रहा है, ये व्यक्ति अपनी खुशी के लिए, अपने अंदर से प्रेरणा जो आई है उसके लिए काम कर रहा है। सडनली भारत जैसी आबादी वाले देश में अगर इस तरह के 4-5 लोग तैयार हो जाते हैं, लाख लोग, तो आप अंदाजा लगाइए कि अचानक से भारत के गांव देहात के लोगों को या आस पड़ोस के स्लम एरिया के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है? ये जन आंदोलन है। जब हम किसी चीज के महत्व को समझने लगेंगे, आज सरकारें कितनी भी कोशिश कर ले रही हैं, प्रदूषण की समस्या बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये गैस चैम्बर बन चुके हैं। सरकार ने कितना पैसा लगाया, कितने नियम बनाए, दिवाली पे पटाखे चलाना बंद, सब कुछ करके देख लिया, कोई फायदा नहीं है। बहुत ही खराब गुणवत्ता की हवा हो गई। जब तक हम जन आंदोलन के रूप में इसमें नहीं उतरेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। तो इतिहास हमें वो चीज सिखाता है। तो सिलेबस में इस माइंड के सच्चे आप जब पढ़ेंगे, यानी वो घटनाएं जिन्होंने बड़े बदलाव किए हैं, जो बड़े बदलाव का बेस बनी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। सिलेबस का अगला हिस्सा है भारत एवं विश्व भूगोल, राइट। प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। भूगोल संस्कृति, इतिहास और अर्थव्यवस्था की जननी होती है। किसी देश में क्या कल्चर है, किसी देश की इकोनॉमी कैसी है, ये इसकी ज्योग्राफी बहुत कुछ तय करती है। उसकी विदेश नीति कैसी है, हमारे लिए पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमारी जियोपॉलिटिक्स तय करती है। बिना इसकी नॉलेज के आप आगे जाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसा ही भारतीय राज्यतंत्र, शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, ये बेसिकली गवर्नेंस का पार्ट, गवर्नमेंट का पार्ट है। शासन यानी नियम, किसी देश के को चलाने के लिए, उसके संसाधनों का उपयोग करने के लिए, लोगों के साथ जोड़ने के लिए हमें कुछ नियमावलियों की जरूरत पड़ती है। तो क्याओस हो जाएगा, समाज बिखर जाएगा। कोई गलत करता है तो दंड कैसा दिया जाना है, कोई काम करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, न्याय किन सिद्धांतों पर दिया जाएगा, समाज कैसे काम करेगा, लोगों के राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, इन सब का जो लिखित ब्यौरा है और इनको चलाने वाली संस्थाएं वो पॉलिटी में पढ़ी जाती। किसी राष्ट्र को किस नियमों के हिसाब से चलाना है, ये इसका एक पार्ट होता है, यानी पॉलिटी। इसके बाद है इकोनॉमी, राइट, और साइंस, आर्थिक और सामाजिक विकास। अब यहां पर बहुत बड़ा बदलाव आया है। लोग इसको इकोनॉमी कहते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। यानी इकोनॉमी के सिद्धांतों का प्रयोग करके आप समाज को कैसे बदल रहे हैं, आप विकास कैसे कर रहे हैं, आप गरीबी को कैसे दूर कर रहे हैं। क्योंकि एक अधिकारी के रूप में आपको यही चीजों पे काम करना होगा। आपको इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों की खोज नहीं करनी है, आपको यह जानना है कि इसको गरीबी से बाहर कैसे निकालना है, इसको रोजगार कैसे देना है, इसको कैसे जो है सशक्त बनाना है, कैसे हमारी महिलाओं को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, इसके बारे में आपको बात करना है। ये बेसिकली हमारे सिलेबस का